हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग रूरल डेवलपमेंट देखें। ठीक है। ये बोला जाता है कि अगर कंट्री को, अगर अपना देश को हम लोग को सच में अगर डेवलप करना है तो शुरुआत मेनली जो है ना उसका बेसिक आपका गांव से ही होकर गुजरता है। ठीक है। अगर गांव का लोग अगर डेवलप हो जाएगा ना तो शहर ऑटोमेटिक ही डेवलप हो जाएगा। ठीक है। तो इसी पे महात्मा गांधी जी अपना एक थॉट दिए थे, एक बात बोले थे कि रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया is not just growth of industrial urban center, but as Mahatma Gandhi emphasized the development of its villages। ठीक है। इंडिया का अगर सही मायने में डेवलपमेंट करना है तो आप विलेज का डेवलपमेंट कीजिए, शहर जो है ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक। अब गांव को डेवलप करना क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि मोर देन 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन कहाँ डिपेंड है हम लोग का? एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर आपको ऑब्वियस से पता है गांव में ही होता है। क्लियर? एग्रीकल्चर इज नॉट येट प्रोडक्टिव एनफ टू प्रोवाइड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल। और एग्रीकल्चर का जैसे बारे में हम लोग पढ़ के आए हैं कि वो एनफ नहीं होता है, सुफिशियंट नहीं होता है लाइवलीहुड के लिए, वो इतना कि भाई एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दे पाए। तो आज भी है। ठीक है। हम गरीब किसान लोग का बात कर रहे हैं। अब पंजाब हरियाणा किसान को यहाँ पर मत ला दीजिएगा, सर लोग तो बहुत रईस लोग हैं। हम यहाँ पर गरीब किसान का बात कर रहे हैं। ठीक है। 1/4 ऑफ रूरल इंडिया लिव्स इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। अब ये जो लाइन है कि भाई हम लोग का 1/4 तो गरीबी है। और 1/4 जो ये गरीबी जो बोला जाता है कि भाई देश का 25% आबादी अभी भूखे हुए है, तो हम भूखे रहने बात पे बिलीव नहीं करते हैं। हाँ, गरीबी है, नो डाउट गरीबी है। गरीबी है इन सेंस कि भाई आपके पास जो लग्जरियस स्टैंडर्ड लाइफ सुविधा है वो उन लोग के पास नहीं है। बट खाने उने को लेके दिक्कत होता नहीं होता। हालांकि गवर्नमेंट आजकल फ्री चावल दे ही देती है। ठीक। तो क्या डेवलप करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है, एकदम जरूरत है डेवलप करने का। ठीक है। तो इसी पे हम लोग अब ये जो चैप्टर है आपका रूरल डेवलपमेंट, इसी को जैसा अब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मीनिंग क्या होगा? मीनिंग सिंपल, विलेज बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट, चाहे गांव का डेवलपमेंट भी बोला जाएगा रूरल डेवलपमेंट। तो ये लिखा हुआ है, रूरल डेवलपमेंट मीन्स इंप्रूविंग दोज विलेजेस एरिया एंड दैट आर बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ इनकम, जॉब, फैसिलिटीज, ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सिंपल सा मतलब है। एकदम बेसिक सेंस भी आप मतलब निकाल सकते हैं, तो कुछ समझाने लायक इसमें है भी नहीं। यहां से देखिए, मेन एरिया फॉर डेवलपमेंट, जहां पर मेन फोकस करना पड़ता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलने का मतलब क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो गांव का जो लोग है वो लोग क्या सिखाना? स्किल सिखाना। स्किल्स सीख जाएगा तो अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छा पैसा कमाएगा तो अच्छा पैसा खर्च करेगा। ठीक है। तो स्किल सिखाना है तो स्किल सिखाया जाएगा। स्किल्स स्किल सिखाना जैसे बेटर एजुकेशन देना, स्किल ट्रेनिंग, गुड हेल्थ सर्विस, पूरा सैनिटाइजेशन, ये सब। ठीक है। मेनली क्या स्किल सिखाना होता है। स्किल मेन पैसा आ जाएगा तो मान के चलते हैं सब सीख जाता है पब्लिक। कुछ लोग होता है कि पैसा होने के बाद भी रहन सहन वही अजीब टाइप का रहता है। बट जनरली मान के चलते हैं क्या कि भाई स्किल हो जाएगा, अच्छा पैसा कमाने लगोगे तो अच्छा से रहना सब सीख जाता है ऑटोमेटिक ही। लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म किया गया, चैप्टर 1 में आप पढ़े होंगे। अलग अलग तरह का लैंड रिफॉर्म किया गया। ठीक है। लैंड सीलिंग लिमिट हटाया गया और जमींदारी सिस्टम हटाया गया, इस तरह का कुछ कुछ चेंजेस किया गया था। डेवलपमेंट ऑफ लोकल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जो वहां पर जो लोकल रिसोर्स अवेलेबल है गांव में या बैकवर्ड एरिया में, उसको डेवलप करने का कोशिश करना है। तो लिखा हुआ है, यूजिंग नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ईच एरिया लाइक सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, स्किल्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड जॉब। तो इंडिया तो बहुत बड़ा है, हर जगह अपना अपना लोकल किसी चीज में लोग फेमस है, एक्सपर्ट है या रिसोर्स अवेलेबल है। जैसे कि शिमला हो गया, दार्जिलिंग हो गया, इस में चाय वाय फेमस है। सेब, वो जो सेब खाते हैं एप्पल, वो आपका हिमाचल हिमाचल ठंड, जहाँ ठंड ठंड एरिया पड़ता है वहां पर वो फेमस है। कॉटन ब्लैक सॉइल में ज्यादा अच्छा से उगता है। तो जो जिस जगह पे एक्सपर्ट है कोई करते हैं वहां से प्रोडक्शन। जैसे झारखंड है, झारखंड में बहुत सारा कोल है, कोयला है, तो वहां पर मेनली डेवलपमेंट कोयला के दम पे होना चाहिए। ठीक है। तो ये है, हालांकि हो नहीं पाता है वो अलग बात है, पॉलिटिक्स इसमें आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑब्वियस है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की जरूरत है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी गांव में अच्छा से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे, इरिगेशन, पानी का सुविधा, क्रेडिट उधारी लेने की सुविधा हो, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, ये सब सामान अच्छा से बेच सके, ट्रांसपोर्टेशन सबको सुविधा देना, क्या कहलाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर जो गांव में दिया जाना चाहिए। ठीक है। जो डेवलपमेंट करने की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर में गांव लेवल पे। ठीक। तो ये था। फिर प्रोपर्टी रिडक्शन। प्रोपर्टी रिडक्शन के लिए गवर्नमेंट बहुत तरह की चीज करती है ताकि भाई कोई प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट मिल सके और एक स्टेबल इनकम आ सके। ठीक है। अब वो जो आप
मनरेगा सुनते होंगे ना, मनरेगा। अब मनरेगा का खासियत ये है बच्चों कि वो केवल 100 दिन का काम देती है, और शायद आपको पता नहीं है इसमें गवर्नमेंट करवाती क्या है, इसमें गड्ढा कोड़वाती है। गड्ढा कोड़वाती है, अगर आप गाँव में रहे होंगे तो गड्ढा कोड़ने पे पैसा मिलता है। अब वो ये नहीं समझ में आता वो गड्ढा काम क्या आता है। हम गाँव में रहे हैं, देखते हैं गाँव मतलब गवर्नमेंट जगह जगह गड्ढा कोड़वा देती है। मैक्सिमम गड्ढा बेकार रहता है, किसी काम का नहीं रहता है। स्टार्टिंग में था कि जब नहर बनाना पड़ता था ना, नहर नहर वहर सब बना, कुछ तालाब बना, उन सब में वो काम आ भी रहा था वो गड्ढा, मतलब जहाँ गड्ढा कोड़वाया जा रहा था। अब काय कोड़वाती है हमको नहीं पता, लेकिन अब जाता है आदमी लोग काम करने, देखता है पैसा मिल जाता है, ठीक है। इसलिए ओवरऑल गोल क्या है, टू रेज प्रोडक्टिविटी इन बोथ फार्म एंड नॉन फार्म सेक्टर, हेल्प रूरल पीपल डाइवर्सिफाई देयर सोर्स ऑफ इनकम। मतलब जितना भी फार्म के थ्रू या नॉन फार्म के थ्रू जो इनकम है, जो कमाने का जरिया है, उसको गवर्नमेंट किसी तरह से बढ़ाने की कोशिश करे, ठीक है। तो प्रेजेंट चैलेंजेस क्या क्या है, सो देखिए। स्लो एग्रीकल्चर ग्रोथ, स्लो एग्रीकल्चर ग्रोथ, हम लोग एग्रीकल्चर में उतना ग्रोथ नहीं हुआ है, ठीक। आफ्टर द 1991 रिफॉर्म, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था चैप्टर 3 में जो पढ़े होंगे, एग्रीकल्चर ग्रोथ स्लो टू अबाउट 3% पर ईयर, 3% पर ईयर ही केवल बढ़ रहा है। इट हैज बिकम अनस्टेबल इन रिसेंट ईयर, और करंट ईयर में तो भाई और बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया है। मेन कारण क्या क्या है, ये सब कारण है एग्रीकल्चर। ये तो चैप्टर 1 से पढ़ रहे हैं भाई, एग्रीकल्चर खराब होने का कारण क्या। यहाँ पर जो देख रहे हैं स्लो होने का थोड़ा कारण क्या, हालांकि दोनों में सेम आंसर जाएगा। क्या, फॉरेन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में पैसा खर्च करती नहीं है, भले ऊपर में लिख दिया गया था, ऊपर में जो पढ़े इरिगेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कुछ नहीं है। लैक ऑफ प्रॉपर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपको बोले, ये गांव में सड़क अच्छा नहीं है, बहुत जगह सड़क अच्छा है, बहुत जगह सड़क अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा से बिजली का सुविधा नहीं है, बहुत जगह है, बहुत जगह नहीं है। ये नहीं बोल सकते बिजली की सुविधा नहीं है नो डाउट सुविधा है, पर जैसा चाहिए वैसा नहीं है, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज, अब खेती किसानी छोड़ के दूसरा कोई जॉब अपॉर्चुनिटी होता नहीं है गाँव में, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अब धीरे धीरे ना वो भी हो रहा है। इंक्रीज इन कैजुअल एम्प्लॉयमेंट इंस्टेड ऑफ सिक्योर जॉब, अब गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि सरकारी सिक्योर मतलब सरकारी नौकरी देना या परमानेंट जॉब देना इतना आसान नहीं होता है, तो कम से कम ऐसा करे कि भाई सबको कम सैलरी में ही सही लेकिन जॉब अवेलेबल रहे काम करने को, ठीक है। और गांव में है छोटा छोटा बहुत सारा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ना बहुत सारा है। अगर आपका गांव थोड़ा सा भी डेवलप है ना, तो एकदम पिछड़ा हुआ है तो अलग बात है, तो थोड़ा सा भी है तो है, पर अब धीरे धीरे सब जागरूक हो रहा है, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट कर भी रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब रिजल्ट देखिए, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आता है सबका, इंक्रीजिंग डिस्ट्रेस एंड फाइनेंशियल प्रेशर ऑन फार्मर, क्योंकि इतना कोई भी सुविधा होता नहीं है और किसान लोग भी गवर्नमेंट के भरोसे बैठे रहती है, पानी की सुविधा नहीं है तो ऊपर आसमान के भरोसे बैठे रहती है कि अच्छा मौसम होगा, अच्छा पानी गिरेगा, तो नहीं हो पाता है, तो बाद में दिक्कत होता है, ठीक है। अब क्रेडिट देखते हैं कि भाई गाँव सब में क्रेडिट का सुविधा कैसा है, ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में लिख करके दिए हैं। वाई डू फार्मर नीड्स क्रेडिट, अब गांव का जो किसान लोग हैं उन लोग को पैसा उधार चाहिए क्यों, सबसे पहला बात तो ये। तो चाहने का देखिए 3 कारण है मेनली। एक एक लॉन्ग गैप होता है बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, यानी कि उगाना चावल को या गेहूं को, जो भी मेनली गाँव में ट्रेडिशनल अभी भी ट्रेडिशनल खेती ही होता है, वही वही चावल वही गेहूं, और कुछ लोग नया किसान हम लोग का जो अभी जो किसान हम लोग के हैं, ये दोनों छोड़ के दूसरा कुछ उगाने जानते ही नहीं है। ये आप भले जाके बोल तो सकते हैं कि आपको मन में तर्क दौड़ता होगा कि भाई ये लोग गेहूं चावल क्यों उगाता है, इससे अच्छा सब्जी उगाए या कुछ और करे, मशरूम करे, मछली पालन करे, उसमें ज्यादा प्रॉफिट है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज उन लोग को वो करने आता ही नहीं है। वो लोग स्टार्टिंग से ही सिर्फ चावल और गेहूं देखा है, गेहूं चावल, खासकर तो मेनली गेहूं और चावल देखा है, तो जो आएगा वही ना करेगा, ठीक है। तो गैपिंग बहुत होता है उगाने में और फसल को काट के पैसा आने में, अच्छा खासा गैपिंग होता है, ठीक है। तो उस पल में आदमी क्या बेरोजगार बैठा रहता है ना, तो घर तो लेकिन चलाना होगा ना, रोटी चावल कुछ तो डालना पड़ेगा अंदर। दे नीड मनी फॉर इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन और मशीनरी, ये भी है। जब खेती का सीजन आता है तो अब वो लोग को बीज खरीदना पड़ता है, ये जो सीड्स है ना, बीज, उसको बीज बोला जाता है हिंदी में, लोकल लैंग्वेज में बीज। केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सब खरीदना पड़ता है खेत पर डालने के लिए, वरना बहुत तरह का कीड़ा सब आकर के फसल बर्बाद कर देगा, ठीक है।
फिर इरिगेशन फैसिलिटी, फिर मशीन जो चलेगा, मशीन नहीं खरीदता ये लोग। अगर ट्रैक्टर का मान लीजिए, ट्रैक्टर है, खेत को जोतवाना है तो ट्रैक्टर जाके जोतेगा तो पैसा लेगा। खेत का फसल ही कटवाना है तो हार्वेस्टर जाके काटेगा तो उसको ही पैसा लेगा, है कि नहीं। ये सब है। अब अच्छा यहाँ पर एक और है, दे ऑल्सो नीड क्रेडिट फॉर फैमिली एंड पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस के लिए भी चाहिए होता है भाई। अब मेन तो सबसे किसान लोग का कमर ना, मेन ये तीसरा पॉइंट तोड़ता है। तीसरा पॉइंट किसान लोग का कमर तोड़ देता है। ऊपर दो चीज वो लोग मैनेज कर लेता है, ये जो शादी हो गया, घर में कोई बीमार पड़ गया, ये कमर तोड़ के रख देता है किसान लोग का। शादी होने पे देखिए, शादी तो कराना ही पड़ेगा बेटी का भाई, कोई घर में बैठाएगा नहीं, तो तब वो लोग जाके अपना जमीन उमीन बेचता है। या बीमार पड़ गया, वो सबसे बड़ा हेडेक है। अब बीमारी के साथ क्या, गांव में उतना मेडिकल फैसिलिटी होता नहीं है और उतना जानकारी भी नहीं होता है। तो पहले तो सबसे बड़ा हेडेक क्या होता है बीमारी में, लोगों को पता नहीं चलता रहता कि हम लोग को हुआ क्या है। छोटा मोटा डॉक्टर को दिखा रहा है, झोला छाप डॉक्टर लोग को गाँव में वही मिलता है। पढ़ लिख करके सबसे पहले आप लोग करते क्या, भागते हैं विदेश। कोई भी अपना देश को सर्व नहीं करता है, डॉक्टर लोग भी सर्व करना भी चाहेगा तो शहर में, गांव में तो कोई नहीं। ठीक है, तो मेन जो बीमारी और जो शादी होता है ये किसान लोग का मेन कमर तोड़ के रख देता है। ठीक है, तो अब देखिए, और पहले से अभी लोग प्राइवेट मनी लेंडर लोग से लेता था पैसा, तो उसमें क्या दिक्कत आता था, सो देखिए, आजादी से पहले बिफोर इंडिपेंडेंस मोस्ट फार्मर डिपेंड अपॉन मनी लेंडर एंड ट्रेडर्स। जो गांव में जो बड़ा कोई महाजन रहता था, जिसको गोटिया सोटिया ये लोग बोलता था आम बोलचाल भाषा में, जिससे जाके उधार लेता था अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो वो क्या होता था, वो लोग बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता था। विश्वास नहीं कीजिएगा, 7%, 8%, 10% ऐसा है। अगर आपको जानकारी ना हो ना, तो वो लोग आपका मजबूरी का फायदा उठा करके किसान लोग का 7%, 8%, 10% पर मंथ, ये पर मंथ लिखे हैं, गलती से एनुअली मत समझिए, पर मंथ लिखे हैं। अभी भी मगर मार्केट में आप कितना समझदार हो जाइए, अभी भी मार्केट में उठाने जाइएगा ना, तो लास्ट 3 से 4% पर मंथ। ये फंसिएगा नहीं तो क्या होगा, गला घोटने जैसा हरकत है। पता बैंक कितना चार्ज करती है। शॉर्ट टर्म लोन भी लीजिएगा, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती है शॉर्ट टर्म लोन में, पर्सनल लोन 14% मैक्सिमम। जनरली वो 10 से 14% रहता है साल का, ईयर का सबसे बड़ा खासियत। ये 3 से 4% जो अभी जो समझदार लोग है वो लोग लेने जाता है तो कितना, मंथ का तो 12 चौक 48%। तो ये है, तो ये क्या फार्मर को आखिरकार अल्टीमेटली डेट ट्रैप में फंसा देता है, जाल में। ठीक है, टू एडवांटेज ऑफ इलिटरेसी एंड हेल्पलेसनेस, मजबूरी का फायदा। बैंक में जाइएगा अगर, तो बैंक दुनिया भर का ये डॉक्यूमेंट्स दीजिए, वो डॉक्यूमेंट्स दीजिए, दुनिया भर का नौटंकी ड्रामा करेगा। ये लोग जाएगा, ये लोग तुरंत पैसा दे देगा, मनी लेंडर लोग। क्या वो भले का आदमी नहीं, वो पता है कल इनसे इंटरेस्ट लेंगे। जो पैसा देता है ना, वो पैसा निकालने भी जानता है, इसको अच्छा दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, प्राइवेट मनी लेंडर लोग इतना तंग करता है ना किसान लोगों को कि आप सोच सकते नहीं, उधारी देने के बाद। ठीक है, और अब क्या बोलेगा, सब अपना अपना बिजनेस करने बैठा है, तो जज करना अच्छी बात भी नहीं होगा। बोलता अगर आपके पास ही पैसा हो तो आप भी किसी को फ्री में क्यों दीजिएगा। चलिए भलाई आप एक आदमी की जगह 2 आदमी की जगह, लेकिन बहुत का करना हो तब तो आप इंटरेस्ट पे बिजनेस अपने चलाइए, वो भी एक प्रकार का बिजनेस है। बैंक भी तो वही कर रही है ना, बस फॉर्मली कर रही है। तो बैंक में कौन सा आपका भलाई करने बैठी हुई है, वो तो गवर्नमेंट बीच में आ जाती है, इसलिए आरबीआई उसमें आके उन लोग को डंडा करती है, तब जाके आपको थोड़ा वो भलाई भी कर देती है मजबूरी में। वरना कुछ नहीं करे कोई भी बैंक किसी का भलाई, सबको यहाँ पर अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए बैठा हुआ है। और कुछ गलत भी नहीं है, देखिए कुछ गलत नहीं है, बस प्रॉब्लम क्या होता है, हद से ज्यादा करना। बिजनेस करने बैठे, हाँ अगर आपके पास ही बहुत पैसा हो तो अब अलग अलग लोग को कर्जा दे रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो एक हद तक ले रहे हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या होता है ना, जब वो जो बहुत ज्यादा होने लगता है वो दिक्कत करने लगता है। तो देखिए 2 तरह का से पैसा लेने का तरीका है गांव में, ये दोनों को यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन में देखिए। एक है इंस्टीट्यूशनल यानी कि फॉर्मल, और एक है आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी कि जो गवर्नमेंट का रेगुलेशन में रहता है, जहाँ पर लीगल सिस्टम है, लीगल रूल्स रेगुलेशन, आसान भाषा में बैंक। बहुत तरह का बैंक होता है, ग्रामीण बैंक, डिस्ट्रिक्ट, बहुत तरह का बैंक है। ठीक है, प्राइवेट पब्लिक टाइप का। नॉन रेगुलेटेड मतलब क्या, जो जिसको हम लोग रेगुलेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में क्या, आपका मनी लेंडर लोग है, जहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल में क्या, बैंक, कोऑपरेटिव, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, नाबार्ड, ये सब जो गवर्नमेंट अभी लॉन्च की है। और तो यहाँ तो जो प्राइवेट मनी लेंडर लोग था सो तो है ही। अब देखिए यहाँ पर मेन आता है,
ये लोग लो इंटरेस्ट चार्ज करता है, ये लोग हाई करता है, बट ये लोग रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में बहुत परेशान करता है ये डॉक्यूमेंट। अब किसान गरीब लोग के पास इतना डॉक्यूमेंट लोग सुना भी नहीं रहता है क्या होता है ये डॉक्यूमेंट्स। इन लोग के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, लो कोई पेपर होने, बस वो पेपर में लिखवा लेगा कि एक कागज में लिख के दे दो कि 10% के हिसाब से तुम ब्याज लिया है और पैसा चुकाएगा, बस इतना इतना सफिशियंट है वो लोग के लिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सब है बच्चों। अब मेजर इंस्टीट्यूशनल चेंज इन रूरल क्रेडिट, अब बहुत सारे चेंजेस किया गया। सबसे पहले क्या आपका सोशल बैंकिंग जो 1969 में ला गया। अब सोशल बैंकिंग बोलने का मतलब क्या है? After bank nationalization, the government adopted social banking, meaning banks were required to support weaker section and rural borrower। नेशनलाइजेशन के बाद, ठीक है, जब सारा बैंक आपको अपना अंडर में ले ली गवर्नमेंट, तो उस समय सोशल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें मेनली क्या पर्पज था कि भाई रूरल एरिया सब में जो गांव लोग का नागरिक है और जो गरीब है उसको लोन देने का काम वो करेगी। ये था, एक जो गरीब है और दूसरा गांव तरफ का हुस्सो। मल्टी एजेंसी अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस, मैनी इंस्टीट्यूशन टुगेदर वर्क टुगेदर टू सप्लाई रूरल क्रेडिट। बाद में धीरे धीरे और बहुत सारे एजेंसी को लाया गया ताकि भाई गांव तक वो पैसा सप्लाई कर सके, उधारी देने का काम कर सके। पैसा तो ना, पैसा तो आरबीआई सप्लाई करती है, यहाँ सप्लाई का मतलब है कि ज्यादा लोन देने का काम कर सके। ठीक है, फिर ये देखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नाबार्ड, इससे हर एक चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ भी एक एक एमसीक्यू, एक एक लाइन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है। नाबार्ड स्टैब्लिश कब हुआ था? 1982 में। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। गूगल में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये काम क्या करती है? स्टैब्लिश कब हुआ था? 1982 में। ये आपका एपेक्स इंस्टीट्यूशन है एग्रीकल्चर और रूरल फाइनेंस में, सबसे मेन हेड बॉडी है। एपेक्स बोलने का मतलब क्या है? हेड बॉडी टाइप से है। ठीक है, मेन कर्ता धरता। रेगुलेट करती है किसको? सुपरवाइज और रेगुलेट करती है आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक को। कोऑपरेटिव बैंक जहां तक हम जानते हैं ये 2019 के बाद से ना आरबीआई का शायद कंट्रोल में चला गया है, एक बार इसको रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, जहां तक, लेकिन हमको याद है पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक में जो घोटाला हुआ था ना मुंबई में, उसके बाद से कोऑपरेटिव बैंक भी शायद आरबीआई के अंडर में चला गया है। ठीक है, अब उसमें बहुत सारे इफ बट है तो उतना हमको याद नहीं आ रहा है, तो इतना ही है अभी। तो बस समझ लीजिए ये है। प्रोवाइड रीफाइनेंस सपोर्ट टू बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल लैंडिंग, गांव लोग को और पैसा देने का काम करती है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। इंश्योर स्मूथ क्रेडिट फार्मर रूरल इंडस्ट्रीज एंड अलाइड सेक्टर, सेम चीज है, घुमा फिरा के लिखा हुआ और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए उस क्रेडिट का इम्पैक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन पे क्या बड़ा था। द ग्रीन रेवोल्यूशन क्रिएटेड अ नीड फॉर प्रोडक्शन ओरिएंटेड लेंडिंग, लोन्स फॉर हाई यील्ड सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन एंड मशीनरी। यानी कि उसमें क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रोडक्शन ओरिएंटेड लेंडिंग देना था, यानी कि भाई जो लोन दिया जा रहा था वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड दिया गया था, प्रोडक्शन ज्यादा ज्यादा किसान लोग कर सके। ठीक है, दिस शिफ्टेड टू रूरल क्रेडिट फ्रॉम कंजम्पशन लोन टू प्रोडक्टिव लोन। पहले जो किसान लोग को जो लोन मिलता था वो लोग का घर खर्च खाने पीने में चल जाता था। अब यहाँ से ग्रीन रेवोल्यूशन से जो लोन देना स्टार्ट हुआ ना, वो प्रोडक्टिव पर्पज के लिए, भाई प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को किसान को डायरेक्ट कंजप्शन के लोन देने जरूरत नहीं पड़ेगा, अच्छा उगाएगा, अच्छा कमाएगा, तो मेरे पास लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट पास लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा किसान लोग को। प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या दिखे, कुछ कुछ है, सब नहीं पढ़ना है, सब जब जानना है खाली। कमर्शियल बैंक जो नॉर्मल आप देखते होंगे, एसबीआई, आपका एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, आपका पीएनबी, आपका आईसीआईसीआई, ये सब नॉर्मल कमर्शियल बैंक। आपका आरआरबी फुल फॉर्म याद रखिएगा, रीजनल रूरल बैंक, जो आपका गरीब किसान, स्मॉल और गरीब किसानों को देने काम करता है। ठीक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये जो लोग लो इंटरेस्ट पे देने काम करता है अपना मेंबर को। कोऑपरेटिव सोसाइटी में याद रखिएगा क्या, मेंबर। कोऑपरेटिव सोसाइटी लोग केवल अपना मेंबर को देने का काम करता है लोन। ठीक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक से बहुत सारा खोला गया बाद में। ठीक है, जो आपका लोन्स देती है किसके लिए, लैंड इंप्रूवमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। टेकाइब लोन ये हट गया है, मतलब अब यह लोन नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या था कि जब कोई कैलेमिटीज आती थी ना, अर्थक्वेक, भूकंप, बाढ़, तो उस सबसे भी उभरने के लिए गवर्नमेंट ये टेकाइब भी लोन करके देती थी। अब नॉट प्रोवाइडेड इन मॉडर्न सिस्टम, अब ये मॉडर्न सिस्टम ये लोन नहीं दिया जाता है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये आप बहुत बार सुने होंगे आई थिंक। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है कुछ किसान लोग आपस में मिल करके एक समूह बनाएगा और उस समूह में ही आपस में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, 10 लोग
10 लोग मिलके पैसा एक जगह जमा करेगा, ठीक है, और जो पैसा होगा जिसको जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा उसको बांट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कि आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसको स्टार्ट मेनली औरत लोग की थी, स्पेशली पुअर रूरल वुमेन could not get loans from the bank due to requirement like collateral and paperwork। collateral का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी। बैंक से अगर लोन लीजिएगा ना तो उसके बदले में जब कुछ देना पड़ेगा ना भाई, तब ना आपको लोन देगा, तो उसको क्या बोलते हैं? कोलेट्रल, यानी कि सिक्योरिटी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में होता क्या है कि अलग अलग 10 औरत लोग आके एक जगह जमा हो जाती है, और हर औरत थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करती है एक जगह, और जैसे ही एक बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो फिर ये जिसको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको दे दिया जाता है एज ए लोन पे, और बहुत ही कम इंटरेस्ट पे, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे। क्लियर है? अब इसी को देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब देखिए वो सब, हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को ना अपना अपना कुछ नियम कायदा कानून बहुत कुछ होता है, सबका अपना अपना है। इसको ऐसा नहीं गवर्नमेंट स्पेसिफिक रूल रेगुलेशन है। अब मैं देखिए यूजुअली क्या होता है कि एक स्मॉल ग्रुप जहाँ पे 10 से 20 वोमेन रहती है, जो लोग आपका फॉर्म करती है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, आपस में मिल करके पैसा जमा करती है, 100 महीना का 100 रुपया 150 रुपये जमा करती है, ठीक है, ज्यादा नहीं। क्योंकि गरीब लोग के लिए मंथली में अगर किसी को 10,000 12,000 का भी जरूरत पड़ जाता है ना, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। किसान, एक गरीब के लिए ना, जो जो मेनली जो औरत लोग लोन लेती है सेल्फ हेल्प ग्रुप से, हम आपको बता देते हैं 10,000 भी बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। 10,000, 5,000, 7,000 काफी बड़ा अमाउंट होता है। मेंबर्स सेव स्मॉल अमाउंट्स रेगुलरली, जैसे आपको बताएं, 10 गो औरत लोग क्या करेगी? 100-100 रुपया 150-150 रुपये जमा करती है, और जमा होने के बाद जब एक अच्छा पैसा जमा हो जाता है तो उसको जिसको जैसा पैसा रिक्वायरमेंट है लोन के तौर पे बांट देती है। इसी को क्या बोलते हैं? थ्रिफ्ट। तो छोटा छोटा पैसा जमा करती है ना औरत लोग, वो। इंटरेस्ट आर रीजनेबल एंड रूल्स आर सिंपल, सिंपल सा इंटरेस्ट रेट रहता है, बहुत ही ना के बराबर, और कुछ खास रूल नहीं भाई, बस पैसा चुका दो मंथली मंथली, और कुछ नहीं। ये कोई स्पेसिफिक रूल पहले से सेटअप बना हुआ नहीं है, ये हर लोग अपना अपना बना सकता है। आपका एरिया में जो औरत लोग अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाई होगी तो लोग का अपना नियम, मेरा एरिया में जो बना होगा वो लोग का अपना नियम। अभी लोग की जगह तो भाई चलो बैंक लोग अब इसको सब्सिट्यूट कर लिया है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक सब है ना, अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम वो लोग मेनली कर दे रही है, बैंक कर दे रहा है जो बोलिए। ये जो पहले औरत लोग करता था, अब ये लोग कर दे रहा है, बैंक लोग, छोटा छोटा स्मॉल फाइनेंस बैंक से। ओवर टाइम सेल्फ हेल्प ग्रुप गेट्स लोन फ्रॉम ग्रांट फ्रॉम बैंक एंड गवर्नमेंट। ये इससे क्या होता है ना, तो बैंक सबको ही फायदा होता है। छोटा छोटा लोन रहता है लेकिन बेनिफिशियल अच्छा होता है, क्योंकि लोन अच्छा वो होता है जो इसके बाद में रिपेमेंट हो। जब रिपेमेंट ही नहीं होगा और वो डेट में चला जाएगा, बाय डेट में चला जाएगा, फिर बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो स्केल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप देखिए क्या है, ये 2019 का है। अराउंड 6 करोड़ वोमेन आर मेंबर, 6 करोड़ वोमेन मेंबर थी अलग अलग जगह से। नियरली 54 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑपरेट इंडिया। इतना सारा है, सोच लीजिए 54 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप अलग, और एक ग्रुप में 10 गो 15 गो 20 गो 30 गो मेंबर ऐसे हैं। सपोर्ट प्रोवाइडेड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करती है, और ये लोग देता क्या अपना मेंबर को? 100 है। माइक्रो क्रेडिट कितना? 10 से 15 हजार, ऐसा वो बताए थे, माइक्रो क्रेडिट ही मिलता है। ये आपके लिए माइक्रो होगा, उन लोग के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। जरूरत पड़ने पे छोटा छोटा चीज पड़ता रहता है जरूरत, इसलिए बोल रहे हैं। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड, अब इसमें क्या होता है? कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड में यहाँ तक 2.5 लाख तक का भी सपोर्ट मिल जाता है इसमें, ठीक है। सपोर्ट टू ग्रुप इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे बोलने का मतलब है, जैसे देखिए वो करता क्या है, यहाँ देखिए स्मॉल लोन जैसे कि 10 से 12 हजार मिल जाता है मेंबर लोग को, लेकिन जब पूरा ग्रुप को, जब सीआईएफ 2.5 लाख रुपए, तो बिग इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन बाय होल एस सेल्फ हेल्प ग्रुप, पूरा ग्रुप मिलकर कुछ ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहता है जिससे क्या होगा, आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। समझ में आया? तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइडेड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप टू हेल्प ग्रुप टू डू बिजनेस टुगेदर, ताकि कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके थोड़ा बड़ा अमाउंट में। ये घर उस खर्च के लिए या कुछ अलग अलग काम के कारण ये 10 से 15 हजार है। और बिजनेस सेटअप करना हो उसे क्या बोलते हैं? CSIF, ठीक है। यानी कि CSIF का फुल फॉर्म ये रहा, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड। ये जो फंड होता है ये किस लिए में नहीं होता है? ये बिजनेस के लिए, बिजनेस खोल सके इसलिए है। इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा? इंक्रीज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ रूरल वुमेन, देखिए औरत, गांव का औरत लोग भी अब अपना पैसा कमाने में अपना इंडिपेंडेंट थी, ठीक है। दूसरा क्या? इंप्रूव कॉन्फिडेंस पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग। और वैसे पैसा कमाइएगा तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पैसा रहने पे आप कीजिएगा।
कॉन्फिडेंस, पैसा कमाने पे ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। बट वन कंसर्न रिमेन्स, एक कंसर्न हमेशा रहता है, मैनी लोन्स आर यूज फॉर कंजम्पशन। ये हेडेक, ये केवल औरत लोग का प्रॉब्लम नहीं है, ये सब जगह का, ये बैंक वाला सब बहुत परेशान है। ये लोग लोन लेता है और खा पी के उड़ा देता है। और लोन लिया था किसके लिए? कुछ बिजनेस करने के लिए। जनधन योजना भी ये बहुत हुआ था, ठीक है। नॉट फॉर प्रोडक्टिव इनकम जनरेटिंग, जैसे बताएं। ये पता नहीं एनसीईआरटी बुक में अलग अलग फोटो चित्र बना था, तो वो शॉर्ट में है। द पुअर वुमेन बैंक कुडुम्बश्री, तो ये था, तो सोचो लिख देते हैं। वुमेन कम्युनिटी बेस्ड ऑन पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम इन केरला, ये केरला में हुआ था, ठीक है। स्टार्टेड इन 1995, शिफ्ट क्रेडिट सोसाइटी। इसमें क्या है? क्लेम एज एशिया लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन एंड सेविंग मोबिलाइजेशन। तो वो सब आपको देखना चाहती है, पेज में था, तो बस नाम याद रख लीजिएगा और कुछ नहीं, ठीक है। अब रूरल बैंकिंग का कुछ अप्रेजल देखते हैं, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन रूरल बैंकिंग हेल्प्स इंक्रीज फ्रॉम फार्म एंड नॉन फार्म प्रोडक्शन, रूरल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो रूरल बैंकिंग में जो लोन मिलता था, वो आपका फार्म, नॉन फार्म प्रोडक्शन, रूरल इनकम, एम्प्लॉयमेंट सब में काम आता था, ठीक है। इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी और फेमिन्स आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और वैसे अगर जैसे जैसे प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हम लोग स्टोर करके रख लेंगे, और अकाल वो भी नहीं आएगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। नेगेटिव एक्सपेक्ट क्या है? लो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, एक्सपेक्ट कमर्शियल बैंक, मोस्ट रूरल बैंक फेल टू कलेक्ट एनफ डिपॉजिट, यानी कि पब्लिक लोग से वो पैसा डिपॉजिट ही नहीं करवा पा रही है, गाँव के लोग से। हाई लोन डिफॉल्ट, और वैसे गाँव में लोन देने का मतलब क्या, क्या बहुत रिस्की होता है, वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे कि मैनी फार्मर्स कैन नॉट रिपे लोन्स ड्यू टू क्रॉप फेलियर, बताएं, ठीक है। जनधन योजना आपको पता है, गवर्नमेंट बहुत सारा बैंक अकाउंट खुलवाई थी, ठीक है, जीरो बैलेंस पे, विद जीरो बैलेंस। कितना अकाउंट खुलवाई थी? लगभग लगभग 50 करोड़ जैसा, ठीक। एग्रीकल्चर मार्केटिंग मार्केट सिस्टम देखिए, एग्रीकल्चर मीनिंग क्या है इसका? इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज लाइक कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फार्म प्रोडक्ट, ये सब है। मतलब एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम बोलने का मतलब क्या है कि ऑल एक्टिविटीज जितना भी है, खेती करने से लेकर हार्वेस्ट तक, बेचने तक, सारा कुछ, ग्रेडिंग फेडिंग सब दिया हुआ है। कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फार्म प्रोडक्ट, मार्केट सिस्टम है ये। सॉरी सॉरी, ये मार्केट सिस्टम है, हम एग्रीकल्चर को ले लिए थे। मार्केट सिस्टम है मतलब पूरा फसल को काट के लाने के बाद का है ये, कलेक्ट करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, ट्रांसपोर्ट करना, पैकेज, ग्रेडिंग, ये सब है। ये प्री इंडिपेंडेंस पहले कैसा था? प्री प्रॉब्लम क्या था? फार्मर फेस चीटिंग इन वेगिंग, मतलब आजादी से पहले वो लोगों को बहुत ज्यादा धोखाधड़ी मिलता था, ठीक है। प्राइस के बारे में जानकारी नहीं होता था, स्टोरेज का सुविधा नहीं हुआ करता था। स्टोरेज का सुविधा, हालांकि इस प्रॉब्लम अभी भी लगभग लगभग है, और काफी वेस्टेज भी होता है, ठीक ना। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में प्रॉब्लम क्या क्या है? तो पहला प्रॉब्लम क्या है भाई? लैक ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज की कमी है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है आपका। टू मैनी इंटरमीडिएट्स टेक अवे फार्मर प्रॉफिट्स, यानी कि बिचौलिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी मतलब क्या? जो बिचौलिया जो बीच का रहता है, वो लोग भी बहुत पसंद करता है। नो रिलायबल मार्केट इन्फॉर्मेशन, कोई भी रिलायबल सोर्स ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन लोग को लेकर के डेटा मेंटेन होता ही नहीं है, ठीक है। फॉल्टी वेगिंग एंड ग्रेडिंग, गलत तरीका से तौलना और अलग अलग ग्रेडिंग करना, ये सब है। अब गवर्नमेंट का मेजर क्या क्या है, सो देखिए, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ मार्केट, टू मेक मार्केट फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नीड एक्सपेंशन अबाउट 27,000 विलेज मार्केट। अगर अच्छा से एक्सपेंड करना है, उसका अच्छा ट्रांसपेरेंट करना है, फेयर में करना है, तो इतना 27,000 मार्केट और जरूरत है, ठीक। फिर क्या है? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल, बार बार नींद क्यों आ रहा है, पता नहीं। देखिए, क्या है आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में? आपका बिल्डिंग है, रेलवे है, वेयर हाउस, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज, ये सब है, ठीक है। एक सेकंड है, जब पानी पी दीजिए तो।
चलिए बच्चों फिर से देखते हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों थोड़ा नींद आ रहा था। कोऑपरेटिव मार्केटिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग में क्या क्या है? हेल्प फार्मर टू गेट फेयर प्राइस, फार्मर लोग को सही दाम मिलने में लोग हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि मिल्क कोऑपरेटिव इन गुजरात, गुजरात में एक मिल्क कोऑपरेटिव है जो किसान लोग को सही दाम पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है। हाउएवर मेनी कोऑपरेटिव सफर फ्रॉम पुअर कवरेज एंड वीक मैनेजमेंट, ऑब्वियस सी बात है, बहुत जगह का इशू है। अब ये कुछ खास खास टूल्स है जो गवर्नमेंट हैंडल करती है, जो आपका सब इंपॉर्टेंट है, ये सब सारा इंपॉर्टेंट। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये होता क्या है कि गवर्नमेंट एक मिनिमम अमाउंट सेट कर देती है कि इससे ज्यादा सस्ता में कोई धान को नहीं खरीदेगा। जैसे होता क्या है ना, जैसे देखिए सारा फसल, मान लीजिए हार्वेस्टिंग चावल का ही बात करते हैं, तो चावल का हार्वेस्टिंग अभी जैसे चल रहा होगा नवंबर दिसंबर का महीना में, दिसंबर का महीना में जनवरी तक चलता है, नवंबर दिसंबर का महीना में। तो जब एकदम से सप्लाई ज्यादा होगा तो क्या होता है, उसका प्राइस एकदम कम पड़ जाता है। जब सप्लाई ज्यादा हो जाता है ना, तो सप्लाई एकदम प्राइस उसी से क्या होता है, एकदम से गिरने लगता है, ठीक है। तो होता क्या है, एकदम सप्लाई ज्यादा होने से प्राइस जब गिरने लगता है, तो सोचिए अगर 1 kg चावल को उगाने में अगर आया खर्चा 15 रुपया, ठीक है, और 1 kg को उन लोग को बेच सेल करना पड़ा 10 रुपया में, तो क्या ये तो आदमी लोग मर जाएगा ना लॉस में। ये होगा क्या, देखिए प्राइस डिसाइड कैसे होता है, प्राइस डिसाइड होता है आपका डिमांड और सप्लाई के दम पे। तो सप्लाई जितना ज्यादा रहेगा आपका प्राइस उतना तो घटते चलेगा ना। तो सप्लाई ज्यादा होने के कारण, सप्लाई ज्यादा होने के कारण क्या, प्राइस धान का गिर जाता है। तो देखिए 1 kg खर्चा आया 15 और बेचना पड़ा 10 में, तो इस तरह किसान लोग सुसाइड सुसाइड करेगा कि नहीं। तब गवर्नमेंट जाके इंटरफेयर करती है, गवर्नमेंट तब जाकर के आपका इंटरफेयर करती है और बोलती क्या है, तब गवर्नमेंट जो स्कीम लॉन्च करते हैं, क्या बोलते हैं, एमएसपी, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 1 kg उगाने में कितना लगा भाई, 15 रुपया लगा ना। कोई भी किसान का धान को 20 रुपए से नीचे नहीं खरीदेगा, वरना जेल, वरना सीधा जेल, पता चल गया गवर्नमेंट को, सीधा जेल में भेज देगी वो, ठीक है। तो ये होता है आपका एमएसपी। बफर स्टॉक, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई, ये आपका 5 साल तक के लिए फूड को स्टोर करके रखती है, ठीक है। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, सप्लाई फूड ग्रेन एंड शुगर एट सब्सिडाइज रेट, सब्सिडाइज रेट में बांटने काम कौन करती है, आपका पीडीएस, ठीक। करंट सिचुएशन क्या है, इवन दिस एफर्ट्स प्राइवेट ट्रेडर्स लाइक मनी लेंडर्स आर एंड मर्चेंट स्टिल डोमिनेट रूरल एरिया। तो ऊपर उतना सारा फैसिलिटी देने के बाद भी अभी भी प्राइवेट मनी लेंडर लोग ज्यादा गांव में दबदबा बना के रखा है। तो देखिए उतना कुछ, जितना हम लोग अलग अलग जो गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, वो इतना आसानी से लोन नहीं देती है जितना आसानी से यहाँ पढ़ रहे हैं। रूल रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। इमर्जिंग एग्रीकल्चर अल्टरनेटिव, अब एग्रीकल्चर का अल्टरनेटिव क्या क्या देखिए। मेन एग्रीकल्चर जो पुराना एग्रीकल्चर है उसका, ये 3 चीज है जो मेन ट्रेडिशनल खेती को छोड़ के कुछ मॉडर्न खेती सिखा रहा है। डायरेक्ट मार्केट, यानी कि सीधा आप जाके अपना पहले क्या था ना, इसमें क्या है कि फार्मर सेल्स डायरेक्टली टू बायर्स टू अर्न मोर, अभी क्या वो अलाउ नहीं है डायरेक्टली सेल करना। अब डायरेक्ट मार्केट में बोला था कि अपना मंडी, हदसपर मंडी, रोहतस बाजार, और ये सब अलग अलग डायरेक्ट मार्केट्स है जहां पर आप सामान बेच सकते हैं डायरेक्ट कस्टमर को, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, कंपनी के साथ किसान लोग एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि भाई इतना इतना, जो भी मतलब अलग अलग किसान लोग अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करता है कि कितना उगाएंगे, कौन पैसा कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कैसे कैसे वो बटेगा, क्या पैसा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो क्या होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो मेनली किसान कंपनी के साथ करती है। जैसे मान लीजिए ले इसका कंपनी है, अब इसको आलू चाहिए, तो जो भाई किसी के पास जमीन है तो वो आलू उगाने का कंपनी काम खुद कर, मेनली कंपनी सब कुछ खुद कर लेती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहता। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत अच्छी चीज है। आपका किसान लोग तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, उसके बाद खेत को तो जोतना उतना, उसमें आलू का बीज लगाना, सब कुछ करना, सब कंपनी देख लेती है, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग, फार्मर से डायरेक्टली टू कंज्यूमर बेटर इनकम, अभी क्या जाकर मंडी में बेचना पड़ता है, कंज्यूमर लोगों को बेचना अलाउ नहीं है, तो ऐसे क्या होता है, थोड़ा लॉस होता है। डायरेक्ट कंज्यूमर को बिकेगा क्या होगा, ज्यादा इनकम होगा, ठीक है। रिसेंट कॉन्टेक्स्ट, पार्लियामेंट पास 3 एग्रीकल्चर मार्केटिंग लॉज, दिस बिकम हाईली डिबेटेबल। फार्म लॉ, फार्म लॉ आया था 2020 में, इसको बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट वापस ले ली कुछ पॉलिटिकल इशू कारण, ठीक है, तो उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, उसको छोड़िए। डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, एक्सपैंड करना, बिजनेस को एक्सपैंड करना। पहले मान लीजिए आपका एक बिजनेस था, भगवान की कृपा से अब 2 बिजनेस, 3 बिजनेस, 4 बिजनेस बढ़े जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है।
अब खेती किसानी में डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होगा, चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि जो चीज उगा रहे हैं उसका पैटर्न में थोड़ा चेंजेस लाना। जैसे क्या, मूविंग वर्कर्स फ्रॉम फार्मिंग टू अलाइड एक्टिविटीज, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री फार्म, फिशरीज एंड नन अदर फार्म जॉब। खेती किसानी इन सब में भी है और भी अलग अलग पैटर्न में है, नहीं तो सीधा नॉन फार्म जॉब्स में भी है। तो डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ा? सिंपल सी जरूरत है, ज्यादा बेटर इनकम के लिए। देखिए, रिड्यूस रिस्क फ्रॉम डिपेंडिंग, ज्यादा डिपेंड जो रहता था पूरा एग्रीकल्चर में वो घट गया। प्रोवाइड स्टडी एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड, अब वैसे खेती किसानी आपका ये जो जरूरत पड़ेगा डाइवर्सिफिकेशन का, इसलिए ताकि भाई सब सस्टेनेबल लाइवलीहुड बन सके, प्रॉपर पैसा कमा पाए ऐसे। गिव एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट स्पेशली ड्यूरिंग ऑफ सीजन, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट स्पेशली ड्यूरिंग ऑफ सीजन लाइक रबी लो इरिगेशन एरियाज, ये सब है। ऑफ सीजन में लोग क्या खाली बैठा रहता है, कुछ काम काज रहता नहीं है। जैसे बताएं खेती किसानी में किसान लोग का क्या है ना, 6 महीना कमाता है, 6 महीना बैठे खाता है। तो 6 महीने जब कमाया हो तो ठीक है, अब बाकी जो 6 महीना फालतू बैठा हुआ वो क्या है, तो ये एक प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हो क्या, प्रॉपर्टी का। अब की एरिया देखिए, जो काम का चीज है सो देखिए खाली। एनिमल हस्बेंड्री, इसमें क्या देखते हैं, क्रॉप, लाइफ स्टॉक, ये सब। एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, एनिमल सबको पालने का काम होता है, ठीक। जो इनकम बेनिफिट्स और इनकम सीधा आपका जो अलग सब बेनिफिट सब में जाएगा ना, इसलिए तो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। स्केल, प्रोवाइड लाइवलीहुड टू ओवर 70 million एंड स्मॉल मार्जिनल फार्मर एंड लैंडलेस लेबर एम्प्लॉय मेनी वुमेन्स, ये सब है, ठीक है। एनिमल देखिए, इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, जो खाली याद रखिएगा। एनिमल हस्बेंड्री में आपको याद क्या रखना है भाई, कि लाइफ स्टॉक का पालन पोषण हो रहा है, ठीक है। डेयरी सक्सेस, ये इंपॉर्टेंट है। डेयरी सक्सेस या ऑपरेशन फ्लड, जिसको क्या बोलते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन, जहां पर क्या मिल्क क्रांति किसके गया था, व्हाइट रेवोल्यूशन, यानी कि मिल्क को लेकर के, दूध को लेकर के, ठीक है। ये मिल्क पुलिंग प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, यानी दूध को लेकर के, यानी कि ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन, याद रखिएगा। फिशरीज यानी कि मछली पालन, तो इनलैंड सोर्स कंट्रीब्यूट 65% ऑफ द वैल्यू, रिमेन 35%, कंट्रीब्यूट 65% ऑफ वैल्यू, और मैरिन में 35%। इनलैंड में है आपका 65 और मैरिन में 35। कंट्रीब्यूट 0.9% टू जीडीपी, यानी कि फिशरीज से 0.9% जीडीपी में जाता है। मेजर स्टेट वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब। प्रॉब्लम क्या है, अंडर अंडर एम्प्लॉयमेंट, लो अर्निंग, इलिटरेसी, इंटरप्रेशन, 60% ऑफ द वर्कफोर्स एक्सपोर्ट मार्केटिंग आर वुमेन। मेनली प्रॉब्लम ये सब आता है, ठीक है। ठीक है, ये सब कुछ पूछेगा नहीं, ये तो उतना डिटेल में था नहीं, जो काम का चीज है वो बता चुके हैं। याद रखिए, खाली फिशरी क्या होता है, तो मछली पालन, इसमें गाय गाय गरु पालन होता है। सो हॉर्टिकल्चर में आपको क्या आता है, इंक्लूड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर, स्पाइसेस एटसेट्रा, ये सब, ये हॉर्टिफ्लावर में आता है, ठीक है। 1/3 ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट वैल्यू 6% ऑफ सेल, 1/3 जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है ना, ठीक है, एग्रीकल्चर का आउटपुट वैल्यू वो केवल आपका गवर्नमेंट जीडीपी का, यानी कि कंट्री का जीडीपी का 6% रहता है, क्लियर। और हॉर्टिकल्चर में लेकर के तो वही बनाना, ये सब है। इम्प्रूव लाइवलीहुड, प्रोवाइड, ये काम का नहीं है। रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड टेक्नोलॉजी, जो गवर्नमेंट और पैसा खर्चा करे जिससे वो लोग हॉर्टिकल्चर के लिए अच्छा से इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब वो बना सके, क्लियर। अदर अल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शन, अदर अल्टरनेटिव क्या लाइवलीहुड के लिए, आपका इन्फॉर्मेशन आईटी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं, अलग अलग उसका यूजेस है। ये सब आपका बॉक्स में था तो वो पढ़ने का जरूरत है नहीं। तमिलनाडु इन एग्रीकल्चर, ये तानवा है, ये था एक, मतलब वोमेन लोग थे तमिलनाडु की। प्रोजेक्ट इन ट्रेन वोमेन इन मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंकरेज पार्टिसिपेशन इन रेजिंग प्रोडक्टिविटी एंड फैमिली इनकम। एग्जाम्पल, वर्बो कंपोजिटिंग, माइक्रो क्रेडिट ग्रुप, स्मॉल स्केल हाउस होल्ड एविएशन, मशरूम कल्टिवेशन और सोप मेकिंग। ये कुछ वोमेन लोग थे जो मिल करके ये सब काम वाम की थी, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, तमिलनाडु वोमेन एग्रीकल्चर। और ज्यादा से ज्यादा खाली वो की क्या थी, अलग अलग एग्रीकल्चर में जो योगदान है, और मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के था, बस इसको खाली देखना, और कुछ इसमें देखिए बताने समझाने लायक कुछ है नहीं, तो मजा उतना आ नहीं रहा होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, राइजिंग अवेयरनेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ वैसा है नहीं। अवेयरनेस फैलाने काम करना, तो उसमें कुछ है नहीं। अच्छा, ये देखिए थोड़ा सा, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, कंप्लीट फार्मिंग सिस्टम दैट मेंटेन्स, रिस्टोर और improve the natural ecological balance।
एक सेकेंड ना। अच्छा, आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है सुने होंगे आसान भाषा में। जनरली जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं खेती किसानी में, उसमें होता क्या, हम लोग केमिकल डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं। तो उन सब को ना डाल करके जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स होता है ना, जब उसको इस्तेमाल कीजिएगा तो क्या बताता है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो यही है और कुछ नहीं इसमें। तो मेन मतलब ये था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कंप्लीट फार्मिंग सिस्टम मेंटेन रिस्टोर इंप्रूव द नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस, ये बोलने का तरीका में है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक फूड आजकल जो फेमस हो रहा है उसको लेके एनसीईआरटी के बुक में चित्र बना हुआ था, सो है। कुछ कुछ बेनिफिट्स है। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग आपका मेनली ग्रीन स्टेटस होता है और कुछ नहीं। बेनिफिट्स क्या क्या आपका, वो ये देखिए झूठ है ये सब लेकिन बुक में लिखा हुआ था, क्या कीजिएगा। लोअर कॉस्ट में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग रिप्लेस कॉस्टली केमिकल इनपुट्स? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी का डेट में, पहले का डेट में सस्ता तो था, अभी का डेट में करंट टाइमिंग में ना आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत एक्सपेंसिव है। जो मैन्यूज डालना पड़ता है उसमें खाद के तौर पर जो डालिएगा ना, वो बहुत महंगा पड़ता है। आपका केमिकल फर्टिलाइजर HYB सीड से भी महंगा पड़ता है। ठीक है, तो खेती करना इससे इतना आसान नहीं है। ठीक है, एक्सपोर्ट, हाँ एक्सपोर्ट हो सकता है अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का दबा के हो गया तो एक्सपोर्ट बढ़िया हो सकता है, अगर हर कोई इसको पसंद करता है। ठीक है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, एकदम नो डाउट। केमिकल में उगा हुआ चीज और नेचुरल में उगा हुआ चीज में बहुत अंतर होता है। ठीक है, मोर इंप्लॉयमेंट, और वैसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करके देगा ये, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, और लास्ट का इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ऑब्वियस है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ना सॉइल को नुकसान पहुंचाता है ना एयर को, किसी चीज को भी नहीं। लेकिन अब जो केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डालते हैं वो क्या करता है, वो पूरा सॉइल को, फर्टिलिटी को धीरे 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 डिस्ट्रॉय करता है, धीरे धीरे, बहुत माइनर लेवल में। बिगिनिंग में तो बहुत अच्छा फर्टिलिटी रहता है। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कॉटन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कुछ ऑर्गेनिक कॉटन करके भी हुआ था। इसमें क्या एनजीओ था प्रकृति करके, जो इंट्रोड्यूस ऑर्गेनिक कॉटन फार्मिंग, जो इंट्रोड्यूस की थी ऑर्गेनिक कॉटन फार्मिंग को, याद रखिएगा उसका नाम क्या है, प्रकृति। प्रकृति लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका मेन लिमिटेशन क्या है, फार्मर अवेयरनेस, फार्मर को उतना जानकारी नहीं होता ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ठीक है, ऑब्वियस है कि उतना वो लोग पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या डालना क्या सही नहीं रहेगा वो अलग बात है। ठीक है, लोअर इनिशियल यील्ड्स, आउटपुट इज लोअर इन द फर्स्ट ईयर कंपेयर टू द मॉडर्न फार्मिंग। पहले पहले क्या होता था कि मॉडर्न फार्मिंग जब लाया गया तो प्रोडक्शन बहुत कम होता था। अब अभी ना भले बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, समय नहीं होता था। ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियस है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं गाँव में। प्रोडक्ट इशू, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में भी है ब्लेमिश एंड शॉर्टर लाइफ एंड शॉर्टर शेल्फ लाइफ। और वैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो सामान होता है उसका लाइफ जल्दी खराब हो जाएगा। केमिकल की तरह उसको प्रिजर्व करके नहीं ना रखते हैं जो लंबा समय तक टिके। ऑर्गेनिक में क्या है भाई, वो तो नेचुरल में है ना, तो जल्दी खराब होने का डर भी रहता है। फिर लिमिटेड चॉइस, फ्यूअर ऑप्शन ऑफ सीजन, लिमिटेड चॉइस होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी, हर चीज को आप उससे उगा नहीं सकते, फ्यूअर ऑप्शन ही रहता है। ठीक है, तो ये था बच्चों। तो इसमें ऐसा कुछ ट्रिकी पार्ट नहीं था, जो था एकदम सिंपल सिंपल था, बस डेटाबेस थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो इतना ही, धन्यवाद।